सोचो, अगर मैं एक बार अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी लूं और बदले में मुझे 1 मिलियन मिल जाएं, तो मैं क्या करूंगा? और जितना ज़्यादा मैं अय्याशी या अपनी मन मर्जी करूं, इनाम उतना ही बड़ा हो जाए। अगर मुझे ऐसा मौका मिले, तो मैं अपनी हसरतें कैसे पूरी करूंगा? मैं हॉस्टल के अपने बिस्तर पर पड़ा घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में डिंग की आवाज़ हुई और मेरी आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन फट पड़ी। सिस्टम मनमौजी रईस। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। जब तक होस्ट अपनी मर्जी की आज़ाद जिंदगी जिएगा, उसे इनाम मिलेंगे। अय्याशी और मनमर्जी से जुड़े हर खर्चे पर 2 से 10 गुना तक रैंडम कैशबैक मिलेगा। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं झटके से उठकर बैठ गया और दिल में सोचा, अरे बाप रे, सिस्टम भैया सच में आ गए। मैं उस वक्त क्लास बंक करके बिस्तर पर पड़ा मजे ले रहा था। मैंने बस सोचा ही था कि सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी। सिस्टम, होस्ट को क्लास बंक करके आलस करते हुए पाया गया है। इनाम 1,000 रुपये नकद। अगले ही पल मेरे फोन का बैलेंस, जो महीने भर के लिए सिर्फ 1,200 रुपये हुआ करता था, चुटकियों में डबल हो गया। हवा में से ऐसे पैसे बनते देख मुझे जो मजा आ रहा था ना, वो मैं बता नहीं सकता। इस सिस्टम की असली पावर चेक करने के लिए मैं झट से बिस्तर से उतरा और सीधा कैंटीन की तरफ भागा। आज कोई सादा खाना वाना नहीं चलेगा। मैंने सीधा एक टेबल भरकर भारी भरकम डिशेस ऑर्डर कर दी। फ्राइड चिकन कटलेट और यहां तक कि एक बड़ी सी कटोरी भर के तीखे नूडल्स भी। सुबह सुबह इतना मसालेदार खाना। सिस्टम डिंग। होस्ट ने ब्रेकफास्ट में जमकर ठूस ठूस कर खाया है। खर्च 43 रुपये। 10 गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 430 रुपये। फोन में पैसे आने का मैसेज देखकर मेरा मन किया कि जोर से चिल्ला दूं। मैं मजे से खा ही रहा था कि तभी हमारी एकदम टॉप क्लास ब्यूटीफुल काउंसलर शिया लिन वहां आ गई। ये सीनियर लेवल की काउंसलर हमेशा से बड़ी दयालु और खुले दिल की रही हैं। उन्होंने मेरी टेबल पर रखे मांस के पहाड़ को देखा और बड़ी फिक्र से बोली, इतना मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा। मैंने भी हवा में तीर छोड़ते हुए कह दिया, पेट भर के खा रहा हूं ताकि इसके बाद जिम जा सकूं। शिया लिन ने भी मेरे क्लास बंक करने की बात को नहीं पकड़ा और बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। जिम इस जन्म में तो नहीं। मेरी जिंदगी तो अब बस अपनी मन मर्जी और अय्याशी के भरोसे ही चलेगी। मैं हॉस्टल वापस आया और अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। मैंने कंप्यूटर खोला और मजे से वेब सीरीज देखने लगा। जहां मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं वहां पैसे कमाते हुए सीरीज के मजे ले रहा था। सिस्टम डिंग। होस्ट को हद से ज्यादा आलस और मनमर्जी करते हुए पाया गया। इनाम 2,000 रुपये। पता ही नहीं चला और सुबह के 9 बज गए। मेरा रूममेट वांग हाओ रान सोकर उठा। ये साला पक्का एनीमे का दीवाना है और सच बताऊं तो पूरे कमरे में इकलौता नॉर्मल बंदा यही है। बाकी बचे 2 रूममेट्स, वो तो साले ऐसे कमीने हैं कि घर में थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, हवा में उड़ने लगे हैं, एकदम घमंडी। मैंने वेब सीरीज बंद की और झट से लीग ऑफ लेजेंड्स गेम खोल लिया। पहले मैं उन सैकड़ों रुपए वाले स्किन्स को देखकर बस लार टपकाता था, लेकिन अब मेरी उंगलियां माउस पर बिजली की तरह चल रही थीं। स्पिरिट ब्लॉसम। जो भी स्किन मुझे पसंद आई, मैंने सब के सब कार्ट में डाल दी। एक ही सांस में मैंने 4,396 रुपये उड़ा दिए। सिस्टम डिंग। होस्ट ने गेमिंग में अपनी मन मर्जी से पैसे उड़ाए हैं। 5 गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। 21,980 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस एक झटके में 20,000 के पार पहुंच गया। पैसे कमाने की स्पीड को देखकर मैं सोच रहा था, साला अब मास्टर डिग्री करने की क्या जरूरत है। ऐसे तो मैं चुटकियों में अपनी जिंदगी के पीक लेवल पर पहुंच जाऊंगा। वांग हाओ रान की नजर अचानक मेरी स्क्रीन पर पड़ी और उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, इतनी सारी स्किन्स खरीद ली? इसमें तो हजारों रुपए लग गए होंगे। मैंने एकदम रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए कहा, अब राज खोलने का वक्त आ गया है। तेरा भाई असल में एक बहुत बड़ा अमीर बाप का बेटा है। वांग हाओ रान तो वहीं पत्थर का बन गया। वो अपने आप से बड़बड़ाने लगा कि साला इस पूरे हॉस्टल के कमरे में बस वही एक गरीब भिखारी है। इसके बाद उसने मुझे बताया कि कल रात जब मैं नहीं था, तब चू मिंगजे और श्वे ताओ साले फिर से कॉलेज की टॉप ब्यूटी चेन यूशैंग के पीछे लड़ पड़े थे। वो हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एकदम गॉर्जियस सीनियर है। 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की हाइट, लंबी टांगें और बर्फ की तरह एकदम ठंडी। वो किसी हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से लैब में रिसर्च करने वाली टॉपर भी। चू मिंगजे साला रोज उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है, पर वो उसे घास तक नहीं डालती। ये सब सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। साला मर्द लोग एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रहे हैं जो उन्हें भाव तक नहीं देती। सच में लोग कितने वेले हैं। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था
कि मेरा मूड खराब हो गया। मैंने जो नई स्किन्स खरीदी थीं, उनके बाद भी मेरे सिल्वर लेवल के गधे टीममेट्स मुझे गेम में बुरी तरह पिटवा रहे थे। मुझे ऐसा गुस्सा आया कि मैंने सीधा प्रो गेमिंग एस्कॉर्ट वाली ऐप खोल ली। मैंने फिल्टर लगाया सिर्फ लड़कियां और कीमत सेट की सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट। अगर पैसे उड़ाने ही हैं तो साला सबसे महंगा वाला चुनूंगा। मेरी नज़र सीधे एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम युक्सिए था। उसने अपनी कोई फोटो नहीं लगा रखी थी, बस एक ऑडियो क्लिप थी। उसमें उसकी ऐसी कातिलाना और मैच्योर आवाज थी कि उसे सुनकर मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात, उसका रेट 200 रुपए प्रति घंटा था, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बायो में साफ साफ लिखा था, सिर्फ गेम खेलूंगी, कोरियन सर्वर, 1000 पॉइंट्स वाली चैलेंजर प्लेयर। मैंने बिना कुछ सोचे सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसे कहते हैं असली रईसों वाली जिंदगी। गेमिंग की दुनिया में सबको पता है कि तगड़ी स्किल्स वाली लड़कियां गेम में मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। मैंने उसके रिव्यू पढ़े, सबने बस उसकी तारीफों के पुल बांध रखे थे। सब कह रहे थे कि इस लड़की की गेमिंग स्किल्स का कोई तोड़ नहीं है, हर मैच जितवाती है, लेकिन इसका एटीट्यूड एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। ये साला बॉस तक कहकर नहीं बुलाती, बस एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। मैंने उसके 200 रुपए प्रति घंटे वाले रेट को देखा और मुझे लगा ये तो एकदम सही है। मेरे लिए तो बस एक ही रूल है, आवाज मस्त होनी चाहिए और गेम जितवाना आना चाहिए। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? पागलों की तरह पैसे उड़ाना और मजे करना। और किस्मत से ये युशिया नाम की बंदी ऑनलाइन थी। मैंने तुरंत उसे प्राइवेट मैसेज किया और सीधा एक तगड़ा सवाल दाग दिया, क्या तुम मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर आ सकती हो? तुम्हारा भाई एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढ रहा है। मेरी बस 2 शर्तें हैं, आवाज मीठी होनी चाहिए और गेम जितवाना आना चाहिए। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर लग रहा है जैसे तुम बनी ही मेरे लिए हो। मंथली कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा? हर महीने पेमेंट दूंगा, दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे गेम खेलेंगे और टाइमिंग हम आपस में सेट कर लेंगे। बोलो मंजूर है? मेरे चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। मैंने अभी अभी उसका रिकॉर्ड चेक किया था। दिन में 2 घंटे गेम खेलना उसके लिए बच्चों का खेल था। 200 रुपए 1 घंटे का तो पूरे महीने का हुआ 12,000 रुपए। मैंने बिना पलक झपकाए तुरंत 12,000 रुपए उसे ट्रांसफर कर दिए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पूरे महीने की फीस है। क्या तुम गेम खेलकर मेरा टेस्ट नहीं लोगे? सीधा पैसे भेज दिए। मैंने चौड़े होकर कहा, तुम्हारा भाई तुम पर भरोसा करता है, फिर भी एक गेम खेलकर देख लेते हैं, क्या पता मैं तुम्हें अच्छी ना लगूं। ये बहुत बड़ी रकम है, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। अगर तुम गेम में एकदम कचरा भी खेली तो भी मैं पैसे वापस नहीं मांगूंगा। ये चिल्लर तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे ही उसने वो पैसे रिसीव किए, मेरे दिमाग में वो मीठी सी आवाज फिर से गूंज उठी, सिस्टम डिंग। होस्ट ने खूबसूरत लड़की को गेम खेलने के लिए महीने भर के लिए बुक करके पानी की तरह पैसे बहाए हैं। खर्च 12,000 रुपए, 3 गुना क्रिटिकल कैशबैक ट्रिगर हुआ, इनाम 36,000 रुपए। अरे बाप रे, 12,000 का खर्चा काट कर भी मैंने इस बार सीधा 24,000 का प्रॉफिट कमा लिया। साला, ये पैसे तो नोट छापने की मशीन से भी तेज आ रहे हैं। मैं एकदम चौड़े होकर गेम में लॉगिन हुआ और मैंने युशिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जैसे ही वॉइस कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक हल्की सी, एकदम ठंडी और बेरुखी भरी आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी प्रोफाइल में लिखी थी। हेलो, चलो रैंक मैच खेलते हैं। क्या गजब का एटीट्यूड है, लेकिन मुझे क्या, जब तक ये मुझे मैच जितवा रही है सब बढ़िया है। और सच कहूं तो इसकी ये ठंडी आवाज सुनकर मुझे और भी मजा आ रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुरा गा रहा था। लेकिन जैसे ही हम दोनों रैंक मैच की लॉबी में घुसे, एक बहुत बड़ा पोपट हो गया। युशिया का ये अकाउंट साफ तौर पर बस दूसरों के साथ खेलने के लिए बनाया गया एक छोटा अकाउंट था, लेकिन इसका रैंक प्लैटिनम 2 था और मैं ठहरा एक बदनसीब सिल्वर रैंक वाला प्लेयर। गेम के रूल्स के हिसाब से सिल्वर रैंक वाले सिर्फ गोल्ड रैंक वालों के साथ ही खेल सकते हैं। प्लैटिनम वालों के साथ खेलने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। हे भगवान, क्या इस दुनिया में हम सिल्वर प्लेयर्स को प्यार और गेमिंग पार्टनर डिजर्व करने का कोई हक नहीं है? वॉइस कॉल पर एकदम मुर्दों वाली शांति छा गई। काफी देर बाद युशिया ने अपनी उसी ठंडी आवाज में वो सन्नाटा तोड़ा। मेरे पास एक गोल्ड रैंक का छोटा अकाउंट भी है, मैं स्विच करती हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। 2 मिनट बाद वो अपना अकाउंट बदलकर वापस आ गई। इस अकाउंट से हम साथ खेल सकते हैं, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारा लेवल इतना गिरा हुआ होगा। मैं बस अपनी बेइज्जती पर हंसकर रह गया। मैं थोड़ा मुंहफट हूं, उसने कहा। अगर मेरी बातों से तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है तो तुम मुझे सीधा गाली दे सकते हो। कोई बात नहीं, तेरे भाई का माइंडसेट एकदम चिल है, मैंने अपने आप से कहा। इधर मेरी हंसी के मारे पसलियां दुख रही थीं। ये लड़की बाहर से तो एकदम बर्फ के पहाड़ जैसी ठंडी दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी मासूम और बुद्धू कैसे है?
साला ये थोड़ी सी डम्ब और क्यूट कैसे लग रही है। लेकिन जैसे ही हम सच में गेम के अंदर घुसे, मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने जनरल रोल चुना और निडली पिक की। गेमिंग की दुनिया में ये एक टिपिकल हीरो है जिसे नूब्स को कूटने के लिए चुना जाता है। मैंने देखा वो पूरे जंगल एरिया में पागलों की तरह घूम रही थी, दुश्मनों को पकड़ना, उनका जंगल लूटना, ड्रैगन कंट्रोल करना। उसके कॉम्बोज इतने स्मूथ थे कि उसने सामने वाली टीम को लिटरली जमीन पर रगड़ कर रख दिया। और मैं बस साइड में खड़ा होकर ओपी भाई ओपी चिल्ला रहा था, एकदम मजे से फ्री में कैरी हो रहा था। जब लास्ट मैच स्टार्ट हुआ तो सच कहूं तो हमारे 2 घंटे के टाइम में बस 5 मिनट ही बचे थे, लेकिन फिर भी उसने पूरा मैच खत्म होने तक खेला। इस प्रोफेशनल रवैये के लिए तो भाई एक बड़ा वाला लाइक बनता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस एकदम टॉप लेवल का हो गया। भले ही उसने पूरे टाइम कोई फालतू बकवास नहीं की और ना ही कोई सस्ता फ्लर्टिंग वाला ड्रामा किया, लेकिन यार उसकी आवाज ही इतनी कातिलाना थी कि सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। और ऊपर से उसकी ये गॉड लेवल गेमिंग स्किल्स। भाई तेरा ये मंथली पैकेज तो एकदम पैसा वसूल हो गया। लास्ट मैच खत्म होते ही युक्सी ने अपनी ठंडी आवाज में याद दिलाया, टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आज खेलकर बहुत मजा आया, कल फिर कंटिन्यू करेंगे, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मैंने कहा हाँ, अपना वीचैट आईडी दे दो, आगे से मैं सीधा तुम्हें ही पैसे ट्रांसफर कर दिया करूंगा। इससे प्लेटफॉर्म का टैक्स भी बच जाएगा, फायदे का सौदा है ना। दूसरी तरफ थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। जाहिर सी बात है, टैक्स बचाने और मेरे जैसे एक वीआईपी क्लाइंट के लालच ने आखिरकार उसके उसूलों को हरा दिया था। वो मान गई। मैंने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया। उसकी प्रोफाइल पिक एक पर्पल बालों वाली एनिमे लड़की की थी, एकदम कोल्ड और क्यूट, बिल्कुल उसके जैसी। और मेरी प्रोफाइल पिक एक रफ सी ड्राइंग वाली सफेद बत्तख थी। तेरा भाई तो फुल मनमौजी है ना। हम दोनों ने ही शायद एक ही वक्त पर एक दूसरे की टाइमलाइन खोलकर देखी और रिजल्ट, दोनों की प्रोफाइल पर एक लंबी सी लकीर थी, सिर्फ 3 दिन तक दिखाई देने वाला। समझ आ गया, हम दोनों ही वो लोग हैं जिन्हें फालतू की पोस्ट्स करने का कोई शौक नहीं है। फुल हाई क्लास स्वैग। मुझे कहाँ पता था कि गेम के पीछे ये लड़की असल में और कोई नहीं, हमारी कॉलेज की वही टॉप ब्यूटी चैन यूशेंग है। ये चैन यूशेंग भी ना एकदम अजूबा है। चाहे कोई भी मौसम हो, वो हमेशा अपनी उन ब्लैक स्टॉकिंग्स में ही नजर आती है। उसकी वो ब्लैक स्टॉकिंग्स में लिपटी लंबी कातिलाना टांगे लाइट के नीचे एकदम चमक रही होती हैं। लोगों की नजरों में तो वो जैसे बनी ही ब्लैक स्टॉकिंग्स के लिए है। उसकी टांगों पर वो इतनी परफेक्ट लगती हैं कि बिना किसी फूहड़पन के वो एकदम नेचुरल, प्योर और हॉट दिखती है। उसी वक्त चैन यूशेंग ने अपना लैपटॉप बंद किया और खाना खाने के लिए बाहर निकलने लगी। हॉस्टल के शीशे के पास से गुजरते हुए वो चेहरा जो हजारों लड़कों को पागल कर दे, उस पर एक ऐसी थकान छाई थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। बेचारी की मजबूरी थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल वाले लगातार पैसों के लिए प्रेशर डाल रहे थे। वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर पैसे कमाने की कोशिश करती थी, पर वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर थे। इसलिए उसे अपनी इस गॉड लेवल गेमिंग स्किल का इस्तेमाल करके पार्ट टाइम गेमिंग एस्कॉर्ट का काम करना पड़ रहा था। ये गेमिंग एस्कॉर्ट का काम भी ऐसा है, कभी पैसा मिला कभी नहीं। कई बार तो आधी रात को ऑर्डर्स आते थे और नींद से आंखें बंद होने के बावजूद उसे दांत पीसकर वो ऑर्डर लेने पड़ते थे। क्या पता अगला ऑर्डर कब मिले। लेकिन आज तो शायद उसकी किस्मत ही चमक गई थी। क्रिस्पी वाइट गूज नाम के एक रईस बंदे ने, यानी कि तेरे भाई ने, सीधा 10,000 से ज्यादा रुपए फेंक कर उसे पूरे महीने के लिए बुक कर लिया था। शुरू में तो उसे लगा था कि साला ये कहीं मुझ पर कोई गलत लाइन तो नहीं मार रहा, लेकिन जब उसने मेरे साथ 2 मैच खेले और देखा कि मैं बस उसके पीछे पीछे ओपी भाई ओपी चिल्ला रहा हूं, तो वो हैरान रह गई। वो सोच में पड़ गई होगी कि क्या सच में किसी बंदे के पास इतने पैसे फालतू पड़े हैं कि वो सिर्फ एक अच्छी आवाज और गेमिंग स्किल्स के लिए इतना उड़ा दे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचना ही छोड़ दिया। वैसे भी पैसे तो उसकी जेब में आ चुके थे। अब हर महीने उसे एक फिक्स मोटी रकम मिलेगी। प्लेटफॉर्म का कट निकाल कर भी इतने पैसे तो बच ही जाएंगे कि वो अपनी माँ के इलाज का खर्चा उठा सके। शायद वो मन ही मन कह रही होगी, ऐसे बेवकूफ, अमीर और कम नखरे वाले क्लाइंट्स मुझे थोक के भाव में दे दो भगवान। इधर अपने कमरा नंबर 510 में मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और वांग हाओरान की तरफ सिर हिलाकर कहा, चल बे, खाना खाने चलते हैं। अभी मुश्किल से 12 बज रहे थे। कैंटीन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पूरे स्वैग में वांग हाओरान को लेकर सीधा फर्स्ट फ्लोर की भीड़ को इग्नोर मारता हुआ सेकंड फ्लोर के प्रीमियम फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गया। अरे बाप रे, सच में सेकंड फ्लोर पर जाएंगे? उसने आंखें फाड़ कर कहा। यहाँ का खाना तो साला बहुत ही महंगा होता है, बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं है। वांग हाओरान थोड़ा घबरा रहा था। आखिरकार मेरी सच्चाई जानने से पहले उसकी और मेरी हालत एक जैसी ही थी। हम दोनों टिपिकल गरीब स्टूडेंट थे। मैंने अपने हाथ से एक बड़ी सी लहर जैसी एक्टिंग की और पूरे स्वैग के साथ कहा, साले डरता क्यों है? आज तेरा बाप बिल भरेगा। 4 डिश और एक सूप मंगाएंगे,
पेट भर के ठूसेंगे। वांग हावरान की तो जैसे आंखें ही चमक उठी। ओ भाई साहब, सू भाई, तू आजकल इतना हवा में उड़ने लगा है। हमारे कमरे के वो दोनों रईसजादे भी इतने बड़े दिल वाले नहीं हैं। अरे छोड़ ना उन दोनों को, वो दोनों साले बस शो ऑफ करते हैं। सेकंड फ्लोर पर पार्टी देने की उनकी औकात नहीं है, बहुत कंजूस हैं। खाना ऑर्डर करते वक्त हम दोनों ने कोई कंजूसी नहीं की। ब्रेस्ड फिश, जीरा मटन, स्टूड चिकन, हमने एक ही बार में लगभग 200 रुपए उड़ा दिए। ये तो सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं था, बस दांतों में फंसे खाने जितना था। मैं सोच रहा था कि दोपहर को कुछ बड़ा कारनामा करके तगड़ा कैशबैक लूंगा। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरते हुए हॉस्टल पहुंचे। दरवाजा खोलते ही देखा, क्या बात है, चू मिंगजे और शुए ताओ, ये दोनों नमूने फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चू मिंगजे का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रवचन दे रहा हो। उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। तुम लोगों को क्या ही पता है, चैन यूशेंग असली देवी है। वो प्रोफेसर लुओ के साथ प्रोजेक्ट्स करती है और महीने के हजारों रुपए कमाती है। उसे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, वो खुद के दम पर जीती है। वो इतने गर्व से बता रहा था जैसे चैन यूशेंग उसकी बीवी हो। शू ताओ भी कहाँ कम था, और बेचारे वांग हावरान को बीच में बिना बात के घसीट लिया। अबे ओए, फ्री में गेम खेलने वालों ने तेरे घर में डाका डाला है क्या? पैसे ना खर्च करना कोई जुर्म है? शू ताओ ने हाथ हिलाकर कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा चू मिंगजे, तुमने चैन यूशेंग को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। देवी, मेरी नई गर्लफ्रेंड भी उसी के हॉस्टल में रहती है, और वो चैन यूशेंग से किसी भी मामले में कम नहीं है। ये सुनते ही चू मिंगजे का खून खौल उठा और उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंप वाला डायलॉग मारा। मुझे कुछ नहीं पता, चैन यूशेंग परफेक्ट है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे 4 साल सिंगल रहूंगा। सिर्फ बिना क्लास वाले लड़के ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब भाई शू ताओ ठहरा लोकल जमीन मालिक का बेटा, घर में 4 फ्लैट, महीने का कम से कम 10,000 रुपए जेब खर्च, और फर्स्ट ईयर में ही 20 लाख की मैगोटन कार लेकर घूमता है। उसे लगता था कि उसका स्वैग ही अलग है, लेकिन आज ये शांघाई का शो ऑफ करने वाला चू मिंझे उसे क्लास का ताना मार रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ शांघाई के बाबू और लोकल रईस के बीच की इस महाभारत को मजे से देख रहा था। मेरी तो हंसी रोके नहीं रुक रही थी। जब वो दोनों और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे तो मुझसे सहा नहीं गया। मैंने एक लंबी सी उबासी ली। बस करो यार, अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। तुम्हारे बाप ने दोपहर में बहुत कार्बोहाइड्रेट ठूस लिया है, अब मुझे सोने दो। लेकिन शू ताओ रुकने वाला कहा था। सूबाई, तू ही बता, तेरे हिसाब से चेन यूशेंग कैसी लड़की है? मैंने आंखें घुमाई, अपना मुंह रजाई से ढका और बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। मुझे तो ये सोचना है कि दोपहर को पागलों की तरह पैसे कैसे उड़ाने हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं भाव नहीं दे रहा तो वो दोनों शांत हो गए। आखिरकार मेरी हैसियत ही ऐसी थी। माना कि मेरे पैरों में जो लोकल जूते थे वो चू मिंझे के एक अंडरवियर से भी सस्ते थे, लेकिन भाई का जलवा ही अलग है। एकदम कट टू कट जॉलाइन, ऐसा हैंडसम चेहरा कि दोस्त भी जल जाएं, और 185 सेंटीमीटर की मॉडल जैसी हाइट। ये दोनों अमीरजादे चाहे जितना भी जल लें, पर अंदर ही अंदर वो भी मानते हैं कि क्लास का सबसे हैंडसम लौंडा तुम्हारा भाई ही है। शू ताओ अंदर ही अंदर कुर्र रहा था। बड़ा आया एटीट्यूड वाला। जब तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए होगी ना, तब तेरी इस गरीबी को देखकर मेरी नॉर्मल सी गर्लफ्रेंड लियू युआन युआन की सहेली भी तुझे घास नहीं डालेगी। आजकल की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, सिर्फ शक्ल नहीं देखती। 4 फ्लैट है मेरे पास। ये सब बड़बड़ाते हुए शू ताओ वहां से चला गया। दोपहर में मैं एकदम चैन की नींद सोया। क्या मजा आया। दोपहर की फिजिक्स लैब शुरू होने में अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त था। मैंने सोचा क्यों ना कैंपस में थोड़ा घूम लिया जाए। अपनी जांगचंग यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है ये तो सब जानते ही हैं। कैंपस के अंदर ही शॉपिंग स्ट्रीट्स और कैफे भरे पड़े हैं। मैं ऐसे ही मजे में टहल रहा था कि अचानक मेरी नजर एक एप्पल स्टोर पर पड़ी। एप्पल, क्या बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये साला बहुत महंगा होता है। मेरी आंखें किसी सर्च लाइट की तरह चमक उठीं और मैं सीधा स्टोर के अंदर घुस गया। मैंने सीधा डिस्प्ले पर रखा सबसे टॉप मॉडल फोन उठा लिया। आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट, कीमत 13,299 रुपए। मैंने तुरंत अपने सिस्टम को जगाया। सच में एक गरीब स्टूडेंट के लिए इतना महंगा फोन खरीदना सबसे बड़ा पागलपन और अय्याशी था। आजकल देसी फोन सस्ते और बढ़िया होते हैं, लेकिन माफ करना, तेरा भाई अब सिर्फ महंगी चीजें खरीदेगा। सही या गलत नहीं, मुझे तो बस पैसे उड़ाने हैं। मैंने बिना पलक झपकाए झट से QR कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी। सिस्टम डिंग। होस्ट ने एकदम पागलपन वाली अय्याशी की है। 13,299 रुपए खर्च किए गए। 6 गुना क्रिटिकल कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 79,794 रुपए। ओ भाई, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं मन ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। इस एक झटके ने मेरे बैंक बैलेंस को सीधा 1 लाख के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन क्या इतना काफी था? बिल्कुल नहीं।
मेरी भूखी नजरें अब स्टोर के बाकी गैजेट्स पर पड़ रही थीं। आईपैड प्रो 21,299 रुपए खरीद लिया। मैकबुक प्रो मैक्स 128 गीगाबाइट प्लस 8 टेराबाइट 54,749 रुपए खरीद लिया। पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक लैपटॉप 50,000 से ऊपर का हो सकता है। साला, क्या ये नॉर्मल इंसानों के लिए बना है? कोई बात नहीं, तेरा भाई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। तेरा भाई अब एक गॉड लेवल रईस है। इस पूरे टाइम मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बस एक बेदर्द पेमेंट करने वाली मशीन बन गया था। सिस्टम डिंग। टैबलेट पर 2 गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 42,598 रुपए। सिस्टम डिंग। लैपटॉप पर 3 गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 1,64,247 रुपए। इस पागलों वाली शॉपिंग के बाद मेरा बैलेंस सीधा 2 लाख के पार पहुंच गया। ये एप्पल स्टोर तो मेरे लिए नोट छापने की मशीन बन गया था। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सिस्टम भैया, मैं इतनी बुरी तरह से अय्याशी कर रहा हूं, इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? सिस्टम की वो ठंडी रोबोटिक आवाज इस वक्त मुझे किसी जन्नत के संगीत जैसी लग रही थी। होस्ट बेफिक्र रहें, हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को सिस्टम खुद संभाल लेगा। अगर होस्ट देर तक सोएगा तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। अगर होस्ट बहुत ज्यादा खाएगा तो सिस्टम उसे डाइजेस्ट और डिटॉक्स कर देगा। मैं तो खुशी से पागल हो गया। और अगर मैं क्लास बंक करूं तो सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से उस कोर्स का सारा नॉलेज होस्ट के दिमाग में फीड कर देगा। अरे बाप रे, ये सिस्टम तो साला एकदम ओपी है। मतलब अब से सारी कंपलसरी क्लासेस को बाय बाय और फाइनल एग्जाम्स में फुल मार्क्स पक्के। मैं मन ही मन मजे ले ही रहा था कि तभी वो जवान और खूबसूरत सेल्स गर्ल शर्माते हुए मेरे पास आई। हैंडसम, आपके सारे डिवाइस सेट हो गए हैं। क्या हम वीचैट पर ऐड हो सकते हैं? आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप जंगचंग यूनिवर्सिटी से हो ना? भाई साहब, उसकी आंखों से जो डोरे डर रहे थे ना, उससे तो कोई स्वेटर भी बुन ले। और क्यों ना हो, इतने टाइम से इस स्टोर में काम करते हुए उसने कभी किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा होगा जो 1 लाख रुपए ऐसे उड़ा रहा हो जैसे वो कोई खेल हो। मैंने भी पूरे स्वैग में बाहर कदम रखा और पलटकर सीधा उसका मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। मैं हाथ में ढेर सारे बैग्स लटकाए एकदम टाइम पर फिजिक्स लैब की बिल्डिंग में पहुंचा। सच कहूं तो मुझे इस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट था। आखिर मेरे होम टाउन के उस गरीब से स्कूल में मैंने कभी एक ढंग का माइक्रोस्कोप भी नहीं छुआ था। मैंने लैब में एक सीट पकड़ी। क्लास शुरू होने में अभी कुछ मिनट बचे थे तो मैंने अपना नया नवेला टॉप मॉडल आईपैड निकाला और झट से JD.com खोल लिया। एप्पल के लैपटॉप गेमिंग के लिए एकदम बकवास होते हैं, तो मैंने सोचा एक टॉप लेवल का डेस्कटॉप भी ले लिया जाए। ROG का फुल मैक्स आउट सेटअप, कीमत 80,000 से ऊपर। ये इन्वेस्टमेंट तो एकदम सॉलिड थी। जैसे ही मैं बाय बटन पर क्लिक करने ही वाला था, अचानक मेरे कानों में एक एकदम ठंडी और कातिलाना आवाज पड़ी। मैंने सिर उठाकर देखा। एक सिंपल सी टी शर्ट, शिफॉन की लंबी स्कर्ट और उसके नीचे ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ छोटे लेदर शूज। भाई, ये जंगचंग का सितंबर का महीना है। गर्मी अभी भी कहर ढा रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में ब्लैक स्टॉकिंग्स और लेदर शूज पहनना, कसम से ये बंदी कोई आम इंसान नहीं है। कोई और होता तो पसीने से नहा चुका होता और बदबू आ रही होती, लेकिन इस लड़की में से पसीने की तो छोड़ो, उल्टे एक बहुत ही हाई क्लास परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। एकदम किसी बर्फीली पहाड़ी के फूल जैसी अनटचेबल फील। तुमने अभी क्या कहा? मैंने एकदम ब्लैंक होकर पूछा। क्या करता यार, वो दिखी इतनी खूबसूरत रही थी कि मेरे दिमाग का ही क्रैश हो गया। मैंने कहा, यह कंप्यूटर खरीदना सरासर बेवकूफ़ी है। उस लड़की ने मेरे टैबलेट पर दिख रहे ROG के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने मन ही मन सोचा, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और तू सीधा आकर मेरे पैसे छापने के रास्ते में टांग अड़ा रही है। इसका क्या मतलब है भाई? लेकिन बाहर से मैंने अपने हैंडसम लौंडे वाले एटीट्यूड को बरकरार रखा। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, कोई बात नहीं, मुझे यही पसंद है। मैं तो बस अपनी खुशी के लिए ले रहा हूं, पर फिर भी एडवाइस के लिए थैंक्स। ठीक है यार, तो फिर तू सरकार की सब्सिडी आने का इंतजार क्यों नहीं करता? तेरे हजारों रुपए बच जाएंगे। मुझसे अब और नहीं रहा गया। 1 मिनट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तू मुझे पैसे बचाने की फालतू एडवाइस क्यों दे रही है? उसका चेहरा एकदम भावहीन था। तुम सूबाई हो ना? मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं। अच्छा? मैंने अपना माथा पीट लिया। भाई साहब, इतनी भयंकर बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियां शर्म के मारे जमीन में 3 कमरे का फ्लैट खोद दें। कॉलेज शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। क्लास की टॉप ब्यूटी मुझे जानती है और मुझे साला उसका नाम तक नहीं पता। शायद ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो कोई घमंडी पापा की परी नहीं थी। उसने कोई नखरे नहीं दिखाए, बस एकदम शांति से अपना नाम बताया। मेरा नाम चैन यूशेंग है। यूशेंग का मतलब बारिश। हम दोनों को इस फिजिक्स लैब में एक ही ग्रुप में रखा गया है। अरे बाप रे, कुछ दिन पहले
हॉस्टल नंबर 510 में वो शंघाई वाला चू मिंगजे बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि तेरा भाई सबसे पहले देवी चैन यूशेंग का वीचैट नंबर लेगा, और यहाँ बिना कोई मेहनत किए सूबाई बाजी मार गया। इसे कहते हैं असली भौकाल वाली जीत। मैंने पूरे स्वैग के साथ अपने फोन का QR कोड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से ऐड कर रखा है। चैन यूशेंग ने स्क्रीन को देखते हुए हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ऐसा है क्या? तुम्हारी प्रोफाइल पे कैसी है? मैंने पूछा। पर्पल बालों वाली एनिमे लड़की। रुक जा, मुझे चेक करने दे। अरे तेरी तो। हम दोनों के बीच जैसे शमशान जैसी शांति छा गई। चैन यूशेंग मेरे वीचैट पर लगी उस बड़ी सी सफेद बत्तख की प्रोफाइल पिक को देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं ही वो क्रिस्पी वाइट गूज हूं। उसने ऊपर देखा और मेरे इस हैंडसम चेहरे को निहारा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि शर्म के मारे उसके पैरों की उंगलियां भी जमीन खोद रही होंगी। इस भयानक सोशल डेथ वाले सीन में भी मैं ही था जिसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। अरे बड़ी बहन, तुम गेमिंग एस्कॉर्ट का काम अपने असली नाम और मेन अकाउंट से करती हो? क्या तुम्हें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं पता? कौन अच्छे घर का इंसान अपने असली अकाउंट से एस्कॉर्ट का काम करता है? चैन यूशेंग की आवाज में हल्की सी खीज और पागलपन सा आ गया था। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कभी अपने क्लाइंट्स को वीचैट पर ऐड नहीं करती। तुम पहले बंदे थे। मुझे क्या पता था कि मेरा ही क्लासमेट मुझे पूरे महीने के लिए बुक कर लेगा। उसकी ये बात सुनते ही हवा में अचानक एक अजीब सा रोमांटिक और ऑकवर्ड माहौल बन गया। मैंने तुरंत 2 बार खांसने का नाटक किया और बात घुमा दी। जल्दी से एक छोटा अकाउंट बना लो। आगे से इस लाइन में काम करना है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। बस गेम खेलने से मतलब रखना। फालतू पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? फिर से हमारे बीच सन्नाटा छा गया। मुझे लगता है कि मेरा लेवल काफी अच्छा है, तो साला पक्का ये प्रॉब्लम इसी चैन यूशेंग की है। ये लड़की बाहर से देखने में एकदम कोल्ड और हाई क्लास लगती है, लेकिन अंदर से तो ये एकदम बेवकूफ और बुद्धू है। मुझे महंगा ROG PC खरीदने से रोकना ही इसका सबसे बड़ा सबूत था। भगवान का शुक्र है उसी वक्त उस बूढ़े प्रोफेसर ने अपने PPT को किसी मंत्र की तरह पढ़ना शुरू कर दिया और हमारी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म कर दिया। कसम से यूनिवर्सिटी के इस बूढ़े प्रोफेसर की सुलाने की पावर एकदम वर्ल्ड क्लास है। जियांगचंग के एकदम देसी लहजे में वो फिजिक्स के ऐसे अजीबोगरीब टर्म्स बोल रहा था जैसे कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक प्रोफेसर की आवाज आई, पीछे जो लड़की बैठी है खड़ी होकर जवाब दो। बूढ़े प्रोफेसर ने एकदम सटीक निशाने के साथ चौक का एक टुकड़ा चेन यूशेंग की डेस्क पर दे मारा। चेन यूशेंग झटके से नींद से जागी और खड़ी होकर एकदम ब्लैंक चेहरे के साथ ब्लैक बोर्ड को देखने लगी। इस कांस्टेंट को नापने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जरा समझाओ। मैं देख रहा था कि मेरी देवी की सरेआम बेइज्जती होने वाली है। मैंने चुपके से टेबल के नीचे से अपने पेन से उसकी ब्लैक स्टॉकिंग्स में लिपटी उन कातिलाना और लंबी टांगों में हल्का सा पोक किया और फिर बिना किसी को दिखाए अपनी लैब मैनुअल उसकी तरफ खिसका दी। चेन यूशेंग ने तिरछी नजर से देखा और एक ही सेकंड में सब समझ गईं। उसने अपना गला साफ किया और बोली, सावधानियां मुख्य रूप से 3 हैं। पहली, बूढ़े प्रोफेसर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तुम्हारे बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, बैठ जाओ। तुम सच में बहुत ओपी हो यार, इतनी बोरिंग क्लास में भी तुम ध्यान दे रहे थे। उसने बैठते ही फुसफुसाकर कहा। सच बताऊं तो मैं भी नहीं सुन रहा था, बस किस्मत से पेज उसी जगह पर खुला हुआ था। मैंने मजे लेते हुए कहा, लेकिन असली सच्चाई तो सिर्फ मुझे पता थी। ये सब मेरे सिस्टम भैया का कमाल था। अभी जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था तो सिस्टम ने उसे मनमौजी अय्याशी मान लिया था और बदले में न सिर्फ 1000 रुपए का कैशबैक दे मारा, बल्कि इस पूरी फिजिक्स लैब की नॉलेज मेरे दिमाग में ठूंस ठूंस कर भर दी। जहां बाकी सारे बेवकूफ बच्चे अपने बाल नोच रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने चुटकियों में पूरा एक्सपेरिमेंट उड़ा कर रख दिया। चेन यूशेंग बस डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। हमारा टीम वर्क एकदम परफेक्ट था और सबसे मजेदार बात, वो लैब रिपोर्ट जिसे लिखने में नानी याद आ जाती है, वो भी मेरे सिस्टम भैया ने खुद ब खुद बनाकर रेडी कर दी। हम दोनों पूरी क्लास में सबसे पहले अपना काम खत्म करके निकलने वाले पहले स्टूडेंट्स बन गए। मैं बस वहां से रफू चक्कर होने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, रुको। वो बेचारी तो सुन पड़ गई। अपने कपड़ों का किनारा उंगलियों में लपेटते हुए वो हकलाते हुए बोली, वो मेरे गेमिंग एस्कॉर्ट बनने वाली बात। मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं जोर से हंस पड़ा। अरे बड़ी बहन, कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा घटिया डायलॉग मारूंगा? तुम भी नहीं चाहोगी कि क्लास वालों को तुम्हारे एस्कॉर्ट बनने का सच पता चले? मिस चेन, ये विलेन वाले डायलॉग मुझ पर सूट नहीं करते। तुम टेंशन फ्री रहो,
तुम्हारा भाई फुल प्रोफेशनल और हाई क्लास क्लाइंट है। मैं किसी के सामने फालतू की बकवास नहीं करता। चेन युशैंग ने राहत की लंबी सांस ली, पर फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ा डाउट था। सच में? मैंने आसमान की तरफ देखकर अपना सिर पीट लिया। क्या अब मुझे घुटने टेक कर कोई भयंकर कसम खानी पड़ेगी तब तुम मानोगी? हाँ भाई, सच में किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे इस ओवर एक्टिंग वाले अंदाज पर शेन युशैंग मुस्कुरा दी। और भाई साहब, उसकी वो स्माइल देखकर मुझे पल भर में समझ आ गया कि क्यों पूरा कॉलेज इसके पीछे पागल है। इस हाई क्लास लड़की की एक स्माइल में किसी न्यूक्लियर बम जितना डैमेज करने की पावर थी। मैं अभी उसकी स्माइल वाले फ्लैशबैंग से अंधा ही हुआ था कि अचानक शेन युशैंग मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे उसने कोई नया खजाना खोज लिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और हिचकिचाते हुए पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, ये वाली लाइन नहीं, इसके बाद वाली। मैं एकदम ब्लैंक हो गया। शेन युशैंग उतावली हो गई, हाथों से इशारा करते हुए बोली, अरे वो मीन, उस एनिमे वाला जो तुमने अभी बोला था। मेरे दिमाग की बत्ती जली और मेरे मुंह से झटके में निकला, उनेगाई वताशी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही। मेरे सामने बैठी वो लड़की जिसके हाथ में एक कोल्ड लटे थी और जिसका मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था, उसे देखकर मैं खुद पर ही डाउट करने लगा था। साला, ये किसने अफवाह फैलाई थी कि शेन युशैंग एकदम ठंडी और एटीट्यूड वाली देवी है? काहे का एटीट्यूड बे? अभी अभी ये बंदी खुद चलकर मेरे पास आई और एनीमे के सीक्रेट कोड्स मैच करने लगी। हम दोनों ही एक गर्ल बैंड एनीमे के पक्के वाले फैन निकले। अब तो क्या ही कहने, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे सालों से बिछड़ा हुआ कोई सच्चा दोस्त मिल गया हो। उसके अंदर की बातें किसी टूटे हुए डैम की तरह बहने लगीं। लैब के बाहर वाले कॉरिडोर में बात करना ठीक नहीं था, तो हम दोनों ने अपनी जगह बदली और पास वाले एक पॉपुलर कैफे में जाकर गपशप करने लगे। हम जितनी बातें करते, मैं उतना ही हैरान होता जा रहा था। हम दोनों के फेवरेट गाने, खाने वाले वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिव्यू, सब कुछ एकदम सेम था। साला, ये कोई हाई क्लास टॉपर लड़की नहीं थी, ये तो पूरी तरह से मेरी ही कार्बन कॉपी थी। मैं तो सुन पड़ गया था। किसी भी नॉर्मल कहानी के हिसाब से इस काले और लंबे बालों वाली हॉट लड़की के शौक क्लासिकल म्यूजिक सुनना, रेड वाइन पीना और हर्मीज के महंगे बैग्स टांगना होना चाहिए था ना। लेकिन यहां तो मुझे उसमें अपना ही अक्स दिख रहा था। इस झटके के साथ साथ मैं अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड भी था। आखिरकार एक ऐसा इंसान मिलना जो तुम्हें पूरी तरह समझता हो बहुत मुश्किल है, और वो भी जब सामने एक इतनी गजब की खूबसूरत लड़की बैठी हो। हमारी बातें पूरे जोरों पर थीं कि तभी हम दोनों ने इत्तेफाक से एक साथ सिर झुकाकर अपनी अपनी कॉफी का घूंट भरा। अचानक हवा में सन्नाटा छा गया और हमारी नजरें बीच में ही एक दूसरे से टकरा गईं। और फिर जैसे ही करंट लगा हो, हम दोनों ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। इस ऑकवर्ड माहौल को शेन युशैंग ने तोड़ा। चलो, अब मुझे चलना चाहिए, कुछ जरूरी काम है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे एक ऐसी नजर से देखा जैसे अभी और भी बहुत कुछ बात करनी बाकी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में अपने शब्दों को वापस निगल गई और अपना बैग उठाकर जल्दी से वहां से चली गई। सच कहूं तो मेरे दिमाग में भी सवालों का तूफान मचा हुआ था। मैं उससे पूछना चाहता था कि जब उसे लैब से सैलरी मिलती है तो उसे ये एस्कॉर्ट वाला काम करने की क्या जरूरत है। उसके थके हुए चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उसे पैसों की बहुत बुरी तरह से जरूरत है। लेकिन ये बात मेरे होठों तक आकर भी वहीं रुक गई। जब जान पहचान कम हो तो किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसना सही नहीं होता। अगर गलती से मैंने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो बात बिगड़ सकती है। अपनी कॉफी खत्म करने के बाद मैंने चलते चलते कैफे से ढेर सारे महंगे डेजर्ट्स पैक करवा लिए। रूम पर वापस आकर मैंने वो मिठाइयाँ वांग हावरान की टेबल पर फेंक दी। क्यों ना मैं आगे से तेरी लैब रिपोर्ट्स लिख दिया करूं? तू कोई एनीमे वाले गेम्स खेलता है क्या? मैं तेरी जगह फ्री में ग्राइंड कर दूंगा, वांग हावरान ने कहा। भाई, ये बंदा सच में मस्त है, किसी का एहसान नहीं रखता, एकदम हिसाब बराबर करके चलता है। लेकिन उसके मुंह से निकले वो शब्द एनीमे गेम्स, साला इन शब्दों ने मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ा दी। अरे हाँ, इन गेम्स में कार्ड्स निकालने के लिए अंधा पैसा उड़ाना, ये तो सबसे टॉप लेवल की अय्याशी है ना। अभी जो जेंशन इम्पैक्ट गेम का इतना भौकाल मचा हुआ है, उसी को ले लो। अगर किसी नए बैनर के कैरेक्टर्स को मैक्स लेवल तक ले जाना हो तो किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, 20-30 हजार रुपए तो आराम से लग जाते हैं। और अगर किस्मत चमक गई और डबल कैरेक्टर निकल आए तो गेम का मजा सीधा डबल। पहले जब मैं ये गेम खेलता था तो उसमें 648 रुपए का टॉपअप कराकर भी साला कुछ ढंग का नहीं मिलता था। उस वक्त हाई स्कूल में मेरे पूरे महीने का पॉकेट मनी ही कुछ 100 रुपए होता था। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए झट से अपना अकाउंट लॉगिन किया
और सीधा साला गेम के करंट बैनर में जो कुछ भी था सब कुछ खाली कर डाला। एक ही सांस में तुम्हारा भाई पूरे 50,000 रुपए से ज्यादा गेम में फूंक चुका था। अब मुझे इस बात से साला कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गेम में कौन सा नया कैरेक्टर निकल रहा है या उसकी क्या स्किल्स हैं। मेरा सारा ध्यान तो बस मेरे दिमाग में गूंजने वाली उस मीठी आवाज पर था। सिस्टम डिंग, 8 गुना क्रिटिकल कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 4 लाख रुपए। बगल में बैठे वांग हाओरान का जबड़ा तो जैसे जमीन पर ही आ गिरा था। उसने पहले बस अफवाहों में सुना था कि गॉड लेवल रईस लोग गेम में बिना पलक झपकाए पैसे उड़ाते हैं, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। भाई कसम से इसे कहते हैं असली गेमिंग। वो लोग जो रोज कंजूसों की तरह थोड़े थोड़े प्रीमो जेम्स बचाते हैं, वो तो बस सन्यासियों वाली जिंदगी जी रहे हैं। भाई आपके उस विदेशी अमीर खानदान में किसी नौकर की जगह खाली है क्या मैं चलूंगा? वांग हाओरान की आंखें लालच से एकदम हरी हो गई थीं। चल बे साले निकल यहां से, मैंने उसे धिक्कारते हुए कहा। अरे भाई अगर आप मुझे अपना लें तो मैं आपको अपना बाप मानने के लिए तैयार हूं। कमीने भाग यहां से, मुझे इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए। मैं अपनी सीट पर वापस आया ही था कि अचानक मुझे कुछ याद आया। एक सेकंड, इनकी कंपनी के 2 और गाचा गेम्स भी है ना? मैंने पूछा। वांग हाओरान की आंखें चमक उठीं और वो पागलों की तरह सिर हिलाकर बोला, हाँ बिल्कुल है। आधे घंटे बाद वांग हाओरान के कंप्यूटर पर जेंशन इम्पैक्ट और जेनलेस जोन 0 लटके हुए थे और उसके फोन पर हॉनकाई स्टार रेल दौड़ रहा था। ये साला एक ही वक्त में 3 गेम्स पर हाथ चला रहा था और वो भी एकदम मक्खन की तरह। मैं तो बस हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। होली शिट, तू तो साला गेम ग्राइंड करने का उस्ताद है। क्या ये सब सिस्टम के बिना वेस्ट किए अय्याशी करने वाले रूल में फिट बैठेगा? मैंने सोचा। बस इन 3 गेम्स में पागलों की तरह पैसे उड़ाने के दम पर मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस एकदम भौकाल के साथ 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका था। साला वो एप्पल स्टोर क्या था इसके आगे? गाचा मोबाइल गेम्स ही असली बाप हैं। ये तो जैसे कभी न रुकने वाली पैसे छापने की मशीन थी। मैंने वांग हाओरान के कंधे पर हाथ रखा और एकदम सीरियस होकर समझाया, देख भाई, आगे से इन तीनों गेम्स में जब भी कोई नया बैनर आए तो मुझे सबसे पहले बताना। टॉपअप करके फुल मैक्स आउट करना मेरी जिम्मेदारी और गेम को ग्राइंड करके खेलना तेरी। क्या सच में सबको फुल मैक्स करना है? हाँ बे बिल्कुल। एक पुल भी कम रह गया तो वो मेरे सिस्टम भैया की बेइज्जती होगी। वांग हाओरान मुझे जिस इज्जत भरी नजरों से देख रहा था, मानो कह रहा हो वो शंघाई का नवाब और लोकल अमीरजादा किस खेत की मूली है जो मेरे बाई भाई से अपनी बराबरी करें। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज दोबारा गूंज उठी। सिस्टम टिंग, होस्ट का बैलेंस 1 मिलियन पार करने पर डिटेक्ट किया गया है। इनाम एक लग्जरी कार लॉटरी टिकट। कृपया ऐसे ही खाली होकर अपनी अय्याशी जारी रखें। लग्जरी कार लॉटरी टिकट। मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जियांगचेंग इतना बड़ा शहर है, बिना गाड़ी के घूमना सच में थोड़ा मुश्किल था। मैंने सिस्टम खोला ये देखने के लिए कि इस लॉटरी टिकट से कौन सी भौकाली सवारी निकलने वाली है। ये लग्जरी कार लॉटरी टिकट, जैसा कि नाम से ही साफ था, सिस्टम मुझे 3 लाख से 30 लाख के बीच की कोई भी लग्जरी कार रैंडम तरीके से निकाल कर देगा और उसके सारे पेपर्स और रजिस्ट्रेशन एकदम लीगल होंगे। पर गाड़ी जितनी महंगी होगी उसके निकलने का ड्रॉप रेट उतना ही घटिया और कम होगा। मुझे वैसे गाड़ियों के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं था। आखिरकार पहले तो मैं एक गरीब स्टूडेंट ही था ना। लग्जरी गाड़ियों के नाम पर मुझे बस BMW, बेंज, ऑडी का ही पता था। मेरा माइंडसेट वैसे बहुत बढ़िया था। मैंने सोचा अगर किस्मत एकदम खराब भी हुई तब भी कम से कम 3 लाख की गाड़ी तो पल्ले पड़ेगी ही। आम आदमी की नजरों में तो वो भी एक फुल भौकाल गाड़ी होती है। फर्स्ट ईयर का नया लड़का हूं, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना ही ठीक है। ज्यादा हवा में उड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सिस्टम भैया घुमा दो चक्का मेरी आंखों के सामने। तुरंत एक बड़ा सा रंग बिरंगा होलोग्राफिक रूलेट आया और पागलों की तरह घूमने लगा। धीरे धीरे उस चक्के की स्पीड कम हुई और आखिर में उसका कांटा एकदम पतले से हिस्से पर आकर टिक गया। 8 लाख। स्क्रीन पर धीरे धीरे घूमते उस गाड़ी के 3D होलोग्राफिक डिजाइन को देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान और चौड़ी होती चली गई। काले रंग की मिड टू लार्ज साइज SUV। उसका लुक इतना दबंग और भौकाली था कि बिजनेस क्लास और लग्जरी वाली फील एकदम टॉप लेवल पर जा रही थी। 2.5T का हाई पावर इंजन और 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, मतलब एक्सीलेटर दबाते ही गाड़ी हवा से बातें करे। चलाने में तो ये धांसू थी ही, पर सबसे तगड़ी बात ये थी कि इस कार के अंदर बहुत सारी जगह थी। आगे चलकर जब किसी लड़की को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा तो अंदर एकदम खुला खुला और आरामदायक फील होगा। मैं खुद को शो ऑफ करने से रोक नहीं पाया। हाय, मर्सिडीज भी क्या चीज है। आखिरकार मेरे जैसे रईस सूबाई का भौकाल इस मर्सिडीज को भी मिल ही गया। कुछ ही मिनटों बाद मेरे वी चैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। सर,
आपकी गाड़ी पूरी तरह से तैयार है। आप बताइए आपको कब टाइम मिलेगा इसकी डिलीवरी लेने के लिए? हमारे शोरूम की सबसे खूबसूरत स्टार सेल्स गर्ल पर्सनली आपकी सर्विस के लिए मौजूद रहेगी। कल सुबह देखते हैं। लगभग 9:30 बजे मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं आ जाऊंगा। मैंने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। कल फिर से वो मनहूस सुबह 8 बजे वाली क्लास थी। कायदे से देखा जाए तो मैं आराम से हॉस्टल के बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो सकता था। इससे ना सिर्फ मुझे सिस्टम से फ्री में 1,000 रुपए का कैशबैक मिलता, बल्कि सिस्टम खुद ब खुद सारा नॉलेज मेरे दिमाग में ठूस देता। लेकिन साला इस क्लास को बंक करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कल सुबह C++ की क्लास थी और इसे पढ़ाने वाली एक बहुत ही खड़ूस और सख्त अधेड़ उम्र की डायन थी। कॉलेज में सब उसे मीजुए शिताई कहते थे। वो हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की 4 कुख्यात शिकारियों में टॉप पर थी। शिकारी क्यों? क्योंकि अगर तुमने उसकी क्लास ली है तो इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी है कि तुम्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम देना ही पड़ेगा। जब से सिस्टम भैया ने मुझे क्लास बंक करने के सारे नेगेटिव इफेक्ट से बचाने की गारंटी दी थी, मैंने अपने 4 साल के कॉलेज का अल्टीमेट मास्टर प्लान बना लिया था। कंपलसरी क्लासेस को मूड के हिसाब से बंक मारूंगा और ऑप्शनल क्लासेस को तो साला पक्का बंक मारूंगा। दूसरी तरफ मर्सिडीज के शोरूम में मेरा मैसेज पढ़कर मैनेजर गुओ तो जैसे सुन नहीं पड़ गया। क्लास खत्म होने के बाद? मतलब ये सूबाई सर जिन्होंने बिना सोचे समझे फुल कैश देकर टॉप मॉडल मर्सिडीज GLA खरीद ली है, वो साला एक स्टूडेंट है। अभी कुछ देर पहले तो उसका सारा ध्यान बस पेपर्स रेडी करने में था। उसने डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब जब मैनेजर गुओ को होश आया तो वो अंदर ही अंदर कांप गया। ये पक्का किसी बहुत ही रईस खानदान का बिगड़ैल लड़का है जो यहाँ आम जिंदगी का मजा लेने आया है। आज के टाइम में किसी कॉलेज स्टूडेंट के पास कार होना और ना होना एकदम 2 अलग दुनियाओं की तरह है। 88 लाख की मर्सिडीज तो दूर की बात है, कोई भी लड़की पसीने से बदबू मारते मेट्रो में धक्के खाने की बाइकिंग की बजाय कार में जाना पसंद करेगी। और तो और ये सूबाई सर तो जल्द ही 10 लाख वाली मर्सिडीज GLA चलाने वाले थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा जलवा होना मतलब सीधा भगवान वाले लेवल का भौकाल। लड़कियां तो बस देखते ही फिदा हो जाएंगी। मैनेजर गुओ को भयंकर जलन हो रही थी। वो पूरी तरह से जल भुन गया था। उसे याद आया जब वो खुद कॉलेज में था तो साला एकदम भिखारी जैसा गरीब था। क्लास की सुंदर लड़की से बात करने में भी उसकी पैंट गीली हो जाती थी। और यहाँ ये सूबाई सर हैं जो फर्स्ट ईयर में ही अपनी जिंदगी के एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं। मैनेजर गुओ ने अपनी उस भयानक जलन को शांत किया और मुड़कर कल के VIP रिसेप्शन की तैयारी में लग गया। छोटी जो जियालू, इधर आना। उसके आते ही ऐसा लगा जैसे उसका फिगर उसके कपड़ों से बाहर आ जाएगा। उसकी ड्रेस इतनी टाइट थी कि लग रहा था बटन अभी टूटकर गिर जाएंगे। उसकी वो वाइन ग्लास जैसी कातिलाना टांगे तो इंटरनेट की किसी भी पतली दुबली मॉडल को सीधा टक्कर देकर हरा दें। और भाई ऊपर का फिगर देखकर ही लग रहा था कि कम से कम D कप होगा। और उसके ऊपर वो लोमड़ी जैसी चालाक और हॉट शक्ल, साक्षात बवाल, एकदम जादूगरनी लग रही थी। झो जियालू को इंटर्नशिप करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वो पूरे शोरूम की टॉप सेल्स गर्ल बन चुकी थी। उसका खूबसूरत चेहरा और हॉट फिगर ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन वो कोई बेवकूफ शो पीस नहीं थी। वो जियांगचन यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट थी। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे उन थरकी आदमियों का मुंह देखने में मजा आता है जो मेरी बॉडी देखकर लार टपकाते हैं पर मुझे छू भी नहीं सकते। ये बंदी एकदम जंगली थी। सुना था कि उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया क्योंकि कोई उसकी नज़रों में जचा ही नहीं। उसने तो यहाँ तक कह रखा था, अगर मुझे सच में कोई लड़का पसंद आ गया तो उसे मेरे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद किसी भूखी भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ूंगी और उसे पूरा खा जाऊंगी। मैनेजर गुओ, क्या काम है? झो जियालू अपनी हाई हील्स पर अपनी कमर मटकाते हुए आई। कल सुबह 9:30 बजे एक बहुत बड़ा VIP क्लाइंट अपनी कार की डिलीवरी लेने आ रहा है। तुम उसे अटेंड करोगी? लड़का है या लड़की? लड़का है, और बात करने के तरीके से पक्का कोई स्टूडेंट लग रहा है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि कोई 4th ईयर का लड़का होगा जो बस पास आउट होने वाला है, लेकिन साला वो तो फर्स्ट ईयर का फ्रेशर निकला। अरे बाप रे! झो जियालू ने एकदम सेक्सी अंदाज में अपने लाल होंठों पर जीभ फेरी। उसकी उन लोमड़ी जैसी आंखों में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट चमक रही थी। अच्छा, तो वो एक फर्स्ट ईयर का जूनियर लड़का है। फिर तो तुम्हारी इस बड़ी बहन को उसका बहुत ही स्पेशल तरीके से स्वागत करना पड़ेगा। रात का टाइम था। बॉयज हॉस्टल, बिल्डिंग नंबर 7, कमरा 510। क्लास खत्म करके लौटे चू मिंगजे और श्वेताओं ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे तेरी तो वांग हाओरान, साले तू कंप्यूटर से चिपक गया है क्या? सुबह से ही गेंशिन इम्पैक्ट खेल रहा है। शू ताओ ने चौंकते हुए चिल्लाया। हाय, कुछ नहीं भाई,
एक अकाउंट को ग्राइंड करने का काम पकड़ा है। वांग हाओरान ने बिना स्क्रीन से नजरें हटाए जवाब दिया। सही है भाई, शू ताओ ने ताना मारा। अभी से समाज के धक्के खाने की आदत डाल ले। आजकल के टाइम में पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मत सोचो कि हम 985 टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। जब तुम असली दुनिया में कदम रखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि दिन रात गधों की तरह मेहनत करके जो फिक्स सैलरी मिलती है ना, वो किसी जमीन मालिक के किराए के चिल्लर के बराबर भी नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आखिर आप तो लोकल रईसजादे हैं जिसके घर में 4-4 फ्लैट हैं। चू मिंगजे ने साइड से ताना मारते हुए आग में घी डालने का काम किया। तू साले कमीने! चू मिंगजे ने मुंह बनाते हुए अपनी हाई क्लास लड़कियों वाली थ्योरी पेलना शुरू कर दिया। तुझे घंटा कुछ नहीं पता। जो असली हाई क्वालिटी लड़कियां होती हैं वो सिर्फ पैसा नहीं देखती, वो लड़के की एबिलिटी और टैलेंट भी देखती हैं। अगर तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो सिर्फ कॉलेज से बाहर ना निकलने वाली छोटी बच्चियों को ही फंसा सकता है। जब बात असली दुनिया की आती है तो कौन तेरे आइडियल और टैलेंट की बात करता है? तू जान लगाकर प्रमोशन और इंक्रीमेंट ले लेगा, पर क्या वो मेरे एक फ्लैट के किराए से ज्यादा होगा? गलत, एकदम गलत। समाज में जितना अंदर जाओगे। लो भाई, ये दोनों नमूने फिर से आपस में भिड़ गए। शंघाई के बाबू बनाम लोकल जमीन मालिक। ये नौटंकी हमारे कमरा नंबर 510 में लगभग रोज ही चलती है। कसम से, ये बोरूतो एनीमे से भी ज्यादा भौकाल है। वांग हाओरान को तो इन सब की आदत हो चुकी थी। वो तो इसे फ्री का कॉमेडी शो समझकर मजे ले रहा था, जबकि गेम में उसके हाथ की बोर्ड पर एकदम मक्खन की तरह चल रहे थे। भाई सच बता रहा हूं, इस फुल मैक्स लेवल और फुल पावर वाले कैरेक्टर को खेलने में जो भौकाल मजा आ रहा था ना, क्या ही बताऊं। इधर मैं अपने फोन को पकड़े हुए किसी 100 किलो के बेवकूफ की तरह हंस रहा था। क्या देख रहा है बे? इतना क्यों दांत फाड़ रहा है? शू ताई ने मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं, बीली पर एक फनी और बकवास वीडियो देख रहा था, मैंने ऐसे ही टालते हुए कह दिया। अरे बाप रे, एक सेकंड रुक। सूबाई, साले तूने फोन कब बदल लिया? शू ताओ की तेज नजरों ने तुरंत उस चीज को पकड़ लिया जो अभी तक छुप गई थी। अभी तक उसका ध्यान सिर्फ लड़ने में था, पर अब उसने देखा कि मेरे हाथ का वो खटारा रेडमी फोन अब एक टॉप मॉडल मशीन में बदल चुका था। चू मिंगजे ने भी ध्यान से देखा और हैरान होकर चिल्ला उठा। ओह तेरी, ये तो एकदम लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स है। साला ये तो 10,000 से भी ज्यादा का आता है ना? तेरी जो हालत है उस हिसाब से। मैंने अपना सिर वापस फोन में घुसा लिया और उसे भाव तक नहीं दिया। शू ताओ जैसे कुत्ते के मुंह से कभी कोई ढंग की बात नहीं निकल सकती, ये बात मैं बहुत पहले ही समझ चुका था। क्या कोई समझदार इंसान सड़क संद पर भौंकने वाले किसी गली के कुत्ते के मुंह लगता है? बिल्कुल नहीं। शू ताओ अब भी अपनी अजीबो गरीब थ्योरी पेल रहा था कि एप्पल से बढ़िया तो हुआवे है, और अगर पैसा है तो स्वैग दिखाने के लिए वो 3 बार मुड़ने वाला फोन लेना चाहिए। वही चू मिंगजे, जो कि एप्पल का अंधा फैन था, उसने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया, और इसी तरह वो दोनों एकदम स्मूथली अपनी नई बहस में लग गए और मेरे नया फोन खरीदने वाली बात को पूरी तरह से भूल गए। उनकी नज़रों में किसी गरीब स्टूडेंट का पेट काटकर और पैसे बचाकर एप्पल का फोन हवाबाजी के लिए खरीदना बस एक नॉर्मल बात थी। इधर मैंने और उसने वीडियो देखकर एक दूसरे के साथ एकदम पागलों की तरह रोस्टिंग शुरू कर दी थी। हमारी चैटिंग एकदम आग लगा रही थी। सच कहूं तो जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके शौक बिल्कुल आपके जैसे हों, तो बात करने का एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ हो जाता है। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं फ्री बैठकर इन दोनों नमूनों की लड़ाई में मजे लेने के लिए आग लगा रहा होता, लेकिन अब तेरा भाई एक लड़की से फ्लर्ट करने में बिजी है। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। सच कहूं तो पहले मुझे लड़कियों से बात करने के नाम से ही भयंकर चिढ़ होती थी। बहुत से लड़के तो बस किसी लड़की को पटाने के लिए जबरदस्ती उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो लड़कियों को पसंद हों। साला गधों की तरह थक जाते हैं। टॉपिक ढूंढो, बातचीत का फ्लो बनाए रखो और उनके इमोशंस को संभालो। इस पूरे प्रोसेस में वो बेचारे किसी सर्कस के जोकर की तरह लगते हैं जो स्टेज पर जान लगाकर परफॉर्मेंस दे रहा हो, और सामने वाली लड़की बस उस घटिया एक्टिंग को देखकर एक ठंडी सी स्माइल दे देती है। ब्लाइंड डेट्स को ही ले लो, साला वहां क्या बातें होती हैं। फैमिली बैकग्राउंड, एक्स बॉयफ्रेंड की कहानियां, अजीबो गरीब किस्से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की घटिया गॉसिप्स। अगर सिंगल मरने का डर ना हो तो कौन सा मर्द इन फालतू और बिना दिमाग वाली बकवास को सुनना चाहेगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई लड़की खुद आकर किसी लड़के से RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड की बात करे, या ब्लैक मिथ वूकॉन्ग गेम की बात करे, या NBA फाइनल्स की बात करे? आखिर हम लड़कों के अच्छे दिन कब आएंगे? इसलिए मैं पहले लड़कियों को घास तक नहीं डालता था,
मुझे लगता था कि किसी लड़की के आगे दुम हिलाने से लाख गुना बेहतर है कि मैं वांग हावरान के साथ मिलकर गेम खेल लूं या फिर शू ताओ और चू मिंगजे का आपस में लड़ना देख लूं। ये मुझे 200% ज्यादा मजा देता था। लेकिन आज के इस दिन ने मुझे एक बात मानने पर मजबूर कर दिया। शू ताओ साला भले ही मुंहफट और कमीना है, लेकिन उसकी एक बात एकदम सच है। पैसा ही एक मर्द का सबसे कोर इक्विपमेंट है। अगर मैंने सिस्टम को जगाकर वो 12,000 ऐसे ही ना उड़ाए होते और चेन यूशेंग को एस्कॉर्ट के लिए बुक न किया होता, तो क्या मैं कभी उसकी ठंडी और एटीट्यूड वाली परत को हटाकर उसकी ये क्यूट और एनिमे वाली असली साइड देख पाता? और जो अभी हमारे बीच ये फ्लर्टिंग चल रही है, वो तो भूल ही जाओ। सिस्टम भैया हमेशा से भगवान है। मैं मजे से चैट कर ही रहा था कि सिर उठाकर देखा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे पेट ने भी भूख से आवाजें करनी शुरू कर दी थीं। चलो खाना खाते हैं। वैसे भी खाते खाते भी तो चैट कर ही सकते हैं। 510 हॉस्टल के हम चारों महारथी पूरे भौकाल के साथ कैंटीन की तरफ निकल पड़े। सच कहूं तो मैं बस वांग हावरान को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो दोनों रईसजादे हमारे पीछे पीछे आ गए। मुझे लगता है उन्हें अपनी हाई क्लास रईसों वाली डिबेट के लिए हम जैसे कंगाल पर अच्छे स्वभाव वाले दर्शकों की जरूरत थी, जो बस उनकी हाँ में हाँ मिला सकें। हम कैंटीन के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि सामने से 2 गजब की खूबसूरत लड़कियां आती दिखीं, चेन यूशेंग और लियू युआन युआन। एक हमारे पूरे कॉलेज की मशहूर और हाई क्लास टॉप ब्यूटी, और दूसरी एक क्यूट सी डिपार्टमेंट लेवल की सुंदर लड़की। जब ये दोनों एक साथ चलती हैं तो साला 100% लोग पलट कर इन्हें ही देखते हैं। युआन युआन, क्या इत्तेफाक है, तुम भी खाना खाने आई हो? शू ताई ने एक ही सेकंड में अपना चेहरा बदला और एक ऐसी क्यूट स्माइल ली जो उसे लगता था कि लड़कियों को मार डालेगी। लेकिन उसकी आंखों के पास जो झुर्रियां पड़ीं, उसमें कोई मक्खी फंसकर मर जाए। चू मिंजे तो अकेले में उसे अक्सर गाली देता था कि ये साला शारपई का भूत लगता है। हाँ, बस अभी क्लास खत्म हुई है। लियू युआन युआन ने बस ऐसे ही टालते हुए सिर हिला दिया। हे, हमारी भी अभी क्लास खत्म हुई है। शू ताओ पागलों की तरह हंसते हुए अपना सिर खुजाने लगा। ये साला खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, खासकर जब सामने एकदम धाकड़ और खतरनाक ऑरा वाली चेन यूशेंग खड़ी हो। शू ताओ दिल ही दिल में अच्छे से जानता था कि चेन यूशेंग के आगे लियू युआन युआन तो बस एक नॉर्मल सा दाल चावल है। लेकिन चेन यूशेंग का भौकाल इतना तगड़ा है और उसके देखने का तरीका बर्फ के चाकू जैसा तेज है कि शू ताओ जैसे लेवल के लौंडे में उससे बात करने तक की हिम्मत नहीं थी। वो खुद को चेन यूशेंग को छुप छुप कर देखने से रोक नहीं पाया और उसने अपना थूक गटका। साला क्या गजब माल है, एकदम बर्फीले पहाड़ पर खिले हुए कमल जैसी। अगर उसके घर में 8 फ्लैट होते तो शायद वो उस पर ट्राई मारने की हिम्मत कर भी लेता, पर असलियत बहुत कड़वी थी। वो बस छुप छुप कर अपनी आंखें सेंक सकता था। लियू युआन युआन के चेहरे पर एक एकदम फेक और बनावटी स्माइल थी, लेकिन मन ही मन वो शू ताओ के खानदान वालों को गालियां बक रही थी। उसने पक्का नोटिस कर लिया था कि कैसे शू ताओ किसी ठड़की सुअर की तरह चेन यूशेंग को घूर रहा था। उसकी वो नजरें ऐसी थीं जैसे वो घुटने टेक कर चेन यूशेंग के जूते चाटने को तैयार हों। मर्द साले होते ही सुअर हैं, अपनी थाली में खा रहे हैं और दूसरे की कड़ाही में झांक रहे हैं। लियू युआन युआन ने मन ही मन आंखें घुमाई। छोड़ो यार, अगर तू मुझ पर पैसे उड़ाने के लिए राजी ना होता तो मैं तुझ जैसे नमूने को घास भी ना डालती। और रही बात तुझसे अट्रैक्ट होने की, तो वो शायद अगले जन्म में ही होगा। जब बात फिजिकल अट्रैक्शन की आई तो लियू युआन युआन खुद को रोक नहीं पाई और छुप कर मेरी तरफ देखने लगी। साला ये सच में कितना हैंडसम है, एकदम कट टू कट जॉलाइन, चौड़े कंधे और लंबी टांगे। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस सूबाई के पास शू ताओ जैसा बैंक बैलेंस होता तो मैंने कॉलेज के पहले ही दिन इसे प्रपोज मार दिया होता। पर अफसोस, ये साला एक ऐसा भिखारी है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। गरीब और हैंडसम लड़के बस देखने के लिए अच्छे होते हैं, डेट करने के लिए नहीं। जब मैं अपना सिर नीचे झुकाकर फोन चलाने में बिजी था तो लियू युआन युआन ने बिना किसी शर्म के मुझे जी भरकर घूरा। मेरे उस कड़क और हैंडसम फिगर को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। शू ताओ ने यह पूरा सीन अपनी आंखों से देख लिया और उसका चेहरा जल भुनकर हरा हो गया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए दांत पीस कर कहा, तो फिर हम पहले अंदर जा रहे हैं। हाँ ठीक है। लियू युआन युआन ने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और थोड़ी हड़बड़ाहट में जवाब दिया। अब जब हम कैंटीन के दरवाजे पर शू ताओ की गर्लफ्रेंड से टकरा ही गए थे तो ये पक्का था कि हमें एक ही टेबल पर खाना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये कमीना शू ताओ पागलों की तरह अपना प्यार दिखा सके और शो ऑफ कर सके। सब कहते हैं कि जो ज्यादा शो ऑफ करता है उसका ब्रेकअप जल्दी होता है, लेकिन शू ताओ ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने का असली मजा ही यही है
कि सब तुम्हें देखें और सिंगल लौंडे जल भुनकर खून की उल्टियां करें। तभी शू ताओ अपने उस चिपचिपे और ठरकी चेहरे के साथ लियू युआन युआन के पास खिसका। उसने जैसे ही अपने गंदे हाथ से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लियू युआन युआन ने चिढ़कर उसका हाथ झटक दिया। ये हाथ लगाना बंद करो। हमें रिलेशनशिप में आए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो? लियू युआन युआन ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। अरे मेरी माँ, मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता हूं ना। तुम भूल गई कि तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैंने पानी की तरह पैसा बहाया था। होंगयून नेशनल बैंक्वेट, जो कि एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, सिर्फ उसके प्राइवेट रूम का चार्ज ही कई हजार था। नॉर्मल लोग तो उसे बुक भी नहीं कर सकते। वो तो मेरे मामा की पहुंच थी, तो उनके जुगाड़ से मुझे डिस्काउंट मिल गया। आखिरकार हम यहाँ के लोकल हैं, तो इस जोंग चैंग में हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान तो है ही। लो भाई, शू ताओ को बात करने का एक बहाना मिल गया और उसने अपना वो टिपिकल जमीन मालिक वाला शो ऑफ शुरू कर दिया। उसकी वो नीच शक्ल देखकर ऐसा मन कर रहा था कि कल रात का खाया हुआ खाना भी उल्टी कर दूं। पास खड़े चू मिंगझे ने एक बड़ी सी आंख घुमाई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, भिखारी साला, रईस बनने की नौटंकी कर रहा है। लियू युआन युआन बाहर से तो स्माइल कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो शू ताओ के पूरे खानदान को गालियां दे रही थी। साले, तेरा दिमाग खराब है क्या? किसने पूछा तुझसे? किसी मिशेलिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बस पैसा चाहिए होता है। अगर जेब में रोकड़ा हो तो कहाँ नहीं जा सकते। और यहाँ तू पहुंच और जुगाड़ की बातें पेल रहा है। क्या तुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती? मुझे इन सब ड्रामों के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन शू ताओ की शो ऑफ करने की भूख को शांत करने के लिए लियू युआन युआन ने जबरदस्ती एक इज्जत भरी स्माइल दी। वाओ शू ताओ, तुम्हें सच में बहुत कुछ पता है। मुझे तो ये सब पहले मालूम ही नहीं था। हे, वो तो है ही। तू बस अपने भाई के साथ रह। आगे चलकर तुझे और भी बड़े बड़े नज़ारे दिखाऊंगा। शू ताओ एक्साइटमेंट में आंखें मारते हुए बोला। दूसरी तरफ हमारे हॉस्टल का महान एनिमे गेमर वांग हाओरान लाइन में लगे लगे भी अपने फोन की स्क्रीन में घुसा हुआ था और पागलों की तरह गेम ग्राइंड कर रहा था। साला, ये तो आज के जमाने का बेस्ट मजदूर है। और हमेशा शांत और हाई एटीट्यूड में रहने वाली चेन यूशेंग इस वक्त एकदम नॉर्मल चेहरे के साथ अपने फोन पर पागलों की तरह टाइप कर रही थी और मुझे प्राइवेट मैसेज भेज रही थी। तुम्हारे ये दोनों रूममेट्स कितना ड्रामा करते हैं यार। बहुत पकाऊ हैं। पकाऊ तो हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों कार्टूनों को आपस में लड़ते देखना वर्ल्ड क्लास मजा है? ऐसे नमूनों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने रिप्लाई किया। हाँ, ये भी है। तो क्या ऐसा करें कि हम इन दोनों को छोड़कर अकेले कहीं जाकर खाना खा लें? अरे बाप रे, देवी ने तो सामने से ऑफर मार दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने हड़बड़ाहट में वो मैसेज डिलीट कर दिया। चैन यूशेंग ने चुपके से आसपास देखा और उसके गोरे कान शर्म से एकदम लाल हो गए। मेरे रूममेट्स के सामने मेरे साथ अकेले खाना खाने जाना, अगर ये बात बाहर फैल गई तो न जाने कैसी कैसी गॉसिप और अफवाहें बन जाएंगी। हालांकि मन ही मन वो इस बात से बहुत ज़्यादा परहेज भी नहीं कर रही थी, लेकिन अपने सोशल एंग्जाइटी के चक्कर में वो डर गई और बेचारी सिर्फ वीचैट पर ही मेरे साथ ये अंडरकवर एजेंट वाला गेम खेलती रही। उधर लियू युआन युआन ही मेरे इस हैंडसम चेहरे को देखकर फिर से लट्टू ना हो जाए, इस डर से एक्सयूई टाओ ने एकदम डिफेंसिव मोड में उसे खींचा और लंबी टेबल के एकदम कोने में ले जाकर बैठ गया, मुझसे बहुत दूर। वांग हाओरान तो जैसे बिना जज्बातों वाली कोई गेम ग्राइंड करने वाली मशीन बन गया था। उसने चुपचाप एक कोना पकड़ा और खाते खाते गेम पेलने लगा। अब आखिर में बचे मैं, चैन यूशेंग और वो ख्यालों में आशिकी लड़ाने वाला चू मिंगजे। सच बताऊं तो चू मिंगजे सपने में भी चैन यूशेंग के सामने या उससे सटकर बैठना चाहता था, लेकिन साले की फट्टू औकात और कागज से भी पतली इज्जत ने उसे रोक दिया। आखिर में वो डरपोक सा मुंह बनाकर हम दोनों के तिरछे बैठ गया और इस तरह मैं और चैन यूशेंग एकदम आमने सामने बैठ गए। लेकिन क्योंकि ये लड़की हद से ज्यादा शर्मीली थी, हम दोनों ने आमने सामने बैठकर खाना खाने के इस सिंपल काम को भी टेबल के नीचे से फोन पर मैसेज कर करके सीक्रेट अंडरवर्ल्ड की मीटिंग जैसा बना दिया। अरे बड़ी बहन, हम दोनों एकदम आमने सामने बैठे हैं, फिर भी वीचैट पर बात कर रहे हैं। ये सीन थोड़ा ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? मैंने मैसेज किया। समझ गई, मेरे जैसे लोग जिन्हें सोशल एंग्जाइटी नहीं है, उनकी किस्मत में बस लूजर स्टूडेंट बनना ही लिखा है, उसने रिप्लाई किया। ये तो तू सीधा सीधा फालतू का लॉजिक लगा रही है। और वैसे भी अगर तूने जियांगचांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन निकाला है तो तू पढ़ाई में कमजोर कैसे हो सकती है? अरे छोड़ ना, वो तो मेरे पूर्वजों की दुआ और किस्मत का छप्पर फाड़ कमाल था जो मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे जैसी लेजेंड जो हाई स्कूल में ही अपने प्रोजेक्ट्स बना लेती थीं, मेरा लेवल तुम्हारे आस पास भी नहीं है। मैं तो बस किसी तरह डिग्री लेकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है।
क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम इतने अमीर हो, उसने लिखा। ये अफवाह किसने फैलाई बे? मैंने चौंक कर भेजा। तुमने बिना पलक झपकाए 10,000 का पूरा एप्पल का सेटअप खरीद लिया और गेमिंग एस्कॉर्ट के लिए भी सीधा 12,000 उड़ा दिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। झूठे। अरे यार, गलती हो गई, मैंने मैसेज किया। मुझे तुम जैसे रईसों से जलन होती है, जिन्हें चंद रुपयों के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उसने लिखा। देखकर लगता है कि तुम्हें सच में पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सीधा सीधा बोल दो, तुम्हारा भाई तुम्हें एस्कॉर्ट के और भी ऑर्डर्स दे देगा, फिर चाहे वो कोई दूसरा गेम ही क्यों ना हो। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, उसने एकदम सख्ती से रिप्लाई किया। क्या सोच रही है तू? ये कोई दया वया नहीं है। मुझे सच में तुम्हारे साथ गेम खेलने में बहुत मजा आता है। तुम्हारा भाई तो बस हाई क्वालिटी वाले इमोशनल वैल्यू के लिए पैसे दे रहा है। मेरे सामने बैठी चैन यूशेंग अपनी चॉपस्टिक्स चबा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने छुपकर मेरी तरफ देखा और उसी पल मेरे इस सनशाइन बॉय वाले ऑरा ने उसे पूरी तरह से जीत लिया। मेरी आंखें एकदम साफ थीं, उनमें उन थरकी आदमियों जैसी कोई गंदी नीयत नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि मैं सच में एक गॉड लेवल रईस हूं। चैन यूशेंग जैसी टॉप लेवल ब्यूटी ने ऐसे हवाबाजी करने वाले लड़के कम से कम 1,800 तो देखे ही होंगे। वो लोग जिनकी जेब में 2 कौड़ी नहीं होती, वो भी उसके सामने रईस बनने का नाटक करते हैं, और वो उन्हें एक ही नज़र में पहचान लेती है। घरवाले कहते थे कि वो दुनियादारी नहीं समझती और बस एक किताबी कीड़ा है, लेकिन उसका आईक्यू बहुत तेज था। उसने पल भर में ही अंदाजा लगा लिया कि मेरे जैसा लड़का जो अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाता है, लेकिन कपड़े एकदम सिंपल पहनता है और कभी क्लासमेट्स के सामने शो ऑफ नहीं करता, वही असल मायने में एक अल्टीमेट रईस है। मेरा स्टाइल एकदम बिंदास और आज़ाद था। हालांकि ये कहना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन इस वक्त उसे सच में मेरे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बातों ही बातों में उसे मुझसे एक अजीब सा और प्यारा सा लगाव होने लगा था, क्योंकि मेरे साथ बात करना उसे बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था। मुझे ना सिर्फ उसके एस्कॉर्ट वाले सीक्रेट का पता था, बल्कि हमारे शौक भी एकदम सेम थे। मेरे सामने उसे कोई भी दिखावा या नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वो जो चाहे बोल सकती थी। 20 सालों में ये पहली बार था जब उसे किसी सोलमेट के मिलने की फीलिंग आ रही थी। जब हम दोनों टेबल के नीचे अपने फोन पर छुप छुप कर पूरी तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, तभी तिरछे बैठे चू मिंगजे के पिछवाड़े में मानो किसी ने स्प्रिंग लगा दी हो। वो झटके से खड़ा हुआ। चैन, क्लासमेट? चैन यूशेंग ने एकदम ब्लैंक चेहरे के साथ अपने फोन की स्क्रीन से नजरें हटाईं और उसे देखा। कुछ नहीं। चू मिंजे किसी पंचर गुब्बारे की तरह फुस हो गया और वापस धड़ाम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फट्टू साला, भयंकर फट्टू। इस कमीने ने पक्का अपने दिमाग में बात शुरू करने की 800 बार प्रैक्टिस की होगी, लेकिन ऐन मौके पर इसकी हवा निकल गई। पास बैठे बैठे मेरी हंसी छूटते छूटते बची। अबे भाई, तू यहाँ हवा से दिमागी लड़ाई लड़ रहा है क्या? कहाँ गया तेरा शंघाई का वो नवाबों वाला एटीट्यूड? निकालना बाहर। क्या इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है? चैन यूशेंग ने मैसेज किया। ये दोनों ही कार्टून एकदम गजब के नमूने हैं, बस बगल में जो गेम ग्राइंड कर रहा है वो वांग हाओरान ही थोड़ा नॉर्मल है, मैंने रिप्लाई किया। वो जो पागलों की तरह फोन चला रहा है, क्या उसे भी मोबाइल गेम्स पसंद है? हाँ, मैंने उसे अपना अकाउंट खेलने के लिए दिया है, वो मेरे लिए फ्री में ग्राइंड कर रहा है। विन विन सिचुएशन। तुमने पक्का गेम में तगड़ा पैसा उड़ाया होगा ना? अरे नहीं, बस नॉर्मल। इस वाले बैनर में मुश्किल से 50,000 ही डाले हैं, मैंने एकदम कैजुअल तरीके से कहा। तुम्हारा एक्सेप्टेबल है, अगले बैनर में तुम फिर से 50,000 उड़ाओगे? तुम अमीरों की दुनिया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। चैन यूशेंग ने सिर उठाया और मुझे एक बहुत ही अजीब और उलझी हुई नजरों से देखा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर बिजली की तरह चलीं और उसने सेंड बटन दबा दिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे इस वक्त सच में पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए जी भरकर मेरा इस्तेमाल करो। और अगले ही सेकंड युक्सिये ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया।